डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कॉलिजन थ्योरी। ठीक है। फिर इससे में हम कंटिन्यू टॉपिक पढ़ेंगे अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन है लॉग बेस 10 के इज इक्वल टू लॉग बेस 10 ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ओके, वो डिराइव कैसा हुआ इन डिटेल हम स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा कॉलिजन थ्योरी क्या है। कॉलिजन थ्योरी समझ लीजिए, ये है क्या, जब रिएक्टर मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड्स होकर के केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, जबकि उसके लिए बहुत सारी कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि इसमें रिएक्टर मॉलिक्यूल के बीच में कॉलिजन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है क्या रिएक्टर मॉलिक्यूल के बीच में प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये है कि द काइनेटिक एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। इन डिटेल हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए ध्यान से देखिए कॉलिजन थ्योरी। ओके, इसमें ए है कॉलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। कॉलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अगर मैं यहां पर बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात करूंगा तो सुनिए आप, रिएक्टर मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड्स होकर केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। ओके, ध्यान से देखिए, व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स collides, when reactor molecule collides together, then chemical reaction occur। सुनिए, chemical reaction occur, but it is not happened। ओके, ध्यान से देखिएगा, कॉलिजन थ्योरी ये था क्या रिएक्टर मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड होकर केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता, इसका रीजन आप ध्यान से देखिए। मान लीजिए मैं यहां पर यूज किया हूं बाइनरी मॉलिक्यूल। ओके, जब बाइनरी मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड्स हो गए, सुनिए आप ध्यान से, बाइनरी मॉलिक्यूल जब आपस में कोलाइड्स हो गए तो इनका कॉलिजन रेट, उन मॉलिक्यूल का कॉलिजन रेट होता है 1 × 10⁻27। ओके, देखो, जब बाइनरी मॉलिक्यूल, मान लीजिए आप, क्या यहां लिखा हो मैंने H2, इसका रिएक्शन करवाया हूं I2, तैयार हो गया इसमें ट्वाइस HI। तो रिएक्शन एकदम सिंपली और आसानी से ऐसा नहीं होता। सुनिए, मान लीजिए ये है बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यस सर, ठीक है ना। अब यहां पर ये H बॉन्ड H, I बॉन्ड I। यस सर, H बॉन्ड H, I बॉन्ड I। ओके, जब यहां पर ये रिएक्टर मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड्स हो गए, ओके, तो तब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है ना। लेकिन रियली एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं देखा गया। क्यों नहीं देखा गया, ध्यान से देखिए। मान लीजिए क्या यहां पर रिएक्टर मॉलिक्यूल कोलाइड्स हो रहे, तो देखो 1 × 10⁻27 मॉलिक्यूल्स आर कोलाइड्स इन 1 ml/s। सिंपल सी बात है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए अगर मैं यहां पर 1 ml का सॉल्यूशन लेता हूं मॉलिक्यूल का, ओके, तो इसमें कॉलिजन तो बहुत ज्यादा होगा, 1 × 10⁻27। ओके, मॉलिक्यूल्स आर कोलाइड, ओके, 1 ml/s में, हर सेकंड के अंदर इतना होगा। बट इट इज नॉट हैपन। ओके, क्योंकि देखो यहां पर जितना ज्यादा कॉलिजन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो रिएक्शन उतना फास्ट होगा।
ओके अगर इस सीरीज के हिसाब से चलेंगे, ओके 1 × 10⁻27 molecules are collides in 1 ml per second, therefore chemical reaction should be completed in 1 × 10⁻⁹ सेकंड। देखिए अगर इस सीरीज के हिसाब से चलेंगे तो केमिकल रिएक्शन बहुत रैपिडली होना चाहिए, 1 × 10⁻⁹ सेकंड, माइक्रो सेकंड में ये कंप्लीट होना चाहिए। ओके लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ओके बट इट इज नॉट हैपन, व्हाई? बिकॉज सुनिए आप, यहां पर मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन तो होगा, कोलिजन रेट बहुत ज्यादा होगा, लेकिन उन मॉलिक्यूल के बीच में प्रॉपर कोलिजन नहीं होगा या फिर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा। ओके उसके लिए कुछ कंडीशंस है, ठीक है। तो पहले आपको पहला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा, क्या कोलिजन बिटवीन रिएक्टिव मॉलिक्यूल क्या है। ओके रिएक्टर मॉलिक्यूल, देखो जब रिएक्टर मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड्स होते हैं तो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये नहीं देखा गया। ओके अगर ऐसा होता था तो केमिकल रिएक्शन जो है, हर रिएक्शन जो है 1 × 10⁻⁹ सेकंड में कंप्लीट होना चाहिए था, बट इट इज नॉट हैपेंड। ओके ऐसा नहीं होता। ओके फिर कैसा होगा तो ध्यान से देखिए, सेकंड है इसमें एक्टिवेशन एनर्जी, क्या है बताइए? एक्टिवेशन एनर्जी। ओके EA। ओके सुनिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टर मॉलिक्यूल शुड बी मिनिमम। रिएक्टर मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कम से कम होना चाहिए। ओके अब रिएक्टर मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कम से कम अगर होगा तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा। एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होगा तो वो रिएक्शन थोड़ा रैपिडली होगा। यस सुनिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ reactant molecule should be greater than or equal to activation energy। सुनिए, the kinetic energy of reactant molecule should be greater than or equal to activation energy। इसका मीनिंग ये हो रहा, जितना मिनिमम रिएक्टर मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी होगा उतना कम एक्टिवेशन एनर्जी होगा, और जितना कम एक्टिवेशन एनर्जी होगा उतना कम पोटेंशियल एनर्जी बैरियर्स होगा, और जितना कम पोटेंशियल एनर्जी बैरियर्स होगा वो रिएक्शन उतना रैपिडली होगा। ओके हर टॉपिक पर मैं डिटेल डिस्कस करूंगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो, एज इंक्रीज टेम्परेचर, सुनिए, as increase temperature then kinetic energy also increases। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ रिएक्टर मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होता है। ओके और रिएक्टर मॉलिक्यूल का जितना कम काइनेटिक एनर्जी होगा, ओके उतना कम उस मॉलिक्यूल का एक्टिवेशन एनर्जी होगा और वो रिएक्शन उतना रैपिडली होगा। प्रूफ करवा के दूंगा, एक एक पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। तो देखो पहला पॉइंट क्या है कि कोलिजन बिटवीन रिएक्टर मॉलिक्यूल इज नेसेसरी। सेकंड ये है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टर मॉलिक्यूल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरी कंडीशन है रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए। और तीसरी कंडीशन ये है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए रिएक्टर मॉलिक्यूल के बीच में। कैसा ओरिएंटेशन चाहिए आप बताइए? प्रॉपर ओरिएंटेशन बिटवीन रिएक्टर मॉलिक्यूल इज आल्सो नेसेसरी। तो तीसरा पॉइंट है इसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन। ओके ध्यान से देखिएगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार में ही आपको ये पूरा समझ में आ जाए, पहले मुझे पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करने दो आप, इसके बाद में अगर कुछ डाउट रहा तब क्वेश्चन पूछना इस पर। ओके चलिए ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए आप। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने आपको? कोलिजन बिटवीन रिएक्टर मॉलिक्यूल। दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी। अभी मैं एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह का कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं बताया, क्या द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर फ्रॉम रिएक्टर टू ट्रांजिशन स्टेट कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। वो ग्राफ में बताता हूँ अभी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर्स की। ठीक है चलिए, एक पॉइंट आपको अभी ये और समझाना है। क्या सी नेक्स्ट पॉइंट है इसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन बिटवीन रिएक्टर मॉलिक्यूल। सुनिए सी है
प्रॉपर ओरिएंटेशन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ध्यान से देखिएगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में हमें प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए। सुनिए आप, ए बी प्लस A2B गिव्स AB2 प्लस A2। एक ये एग्जाम्पल है यहाँ पर, ठीक है। सुनिए आप, ये A और ये B, यहाँ पर देखिए आप B A और ये A, ठीक है। ये देखिए A और ये B, यस, प्लस, चलिए प्लस A B और ये A। जब ये मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, ओके, तो ये बॉन्ड टूटेगा और इसके बीच में एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, ओके। जब प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो इस तरह हमें प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। और मान लीजिए आप, क्या यहाँ पर इस B और A के बीच में ओरिएंटेशन होगा तो ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन तो हो रहा, कोलिजन हो रहा, ओके, लेकिन कैसा है ये बताइए आप, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, ओके। सुनिए आप, बताता हूं आपको डायग्राम के थ्रू। मान लीजिए A और B बताता हूं आपको, B A और ये B, यस सर। और यहाँ पर A2B, ठीक है, 2 A है और एक B, यस। सुनिए कैसा होगा रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा, ओके, A B, चलिए। और यहाँ पर A2B A2B, यस सर, A B B A A, 1 2 A और ये B, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, A B, ओके, सुनिए ये B B A A A, जो हमारा एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है उसी के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहां देखिए आप, A B, यस सर, A B, और यहाँ पर ये ओरिएंटेशन A A B A A, ठीक है। सुनिए, यहाँ प्रोडक्ट हमें मिलता है AB2 AB2 प्लस A2 AA, ओके। यहाँ हमें मिलेगा एज इट इज, ठीक है, जो A था वो एज इट इज और B ये एज इट इज, ओके, प्लस B और ये 2 A। ध्यान से देखिए, बड़ा मजा आएगा आपको समझने के बाद में। ये है प्रोडक्ट, यस सर, और यहाँ पर ये प्रोडक्ट मिल रहा, ओके। ये है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। यहाँ होता है प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन, और यहाँ हुआ है इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। सुनिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, 1 2, यहाँ पर इन दोनों के बीच में आपस में हेड ऑन कोलिजन हो रहा, इससे ये टकरा रहा, ओके। टकराने के कारण क्या होगा, क्या एक बॉन्ड टूटेगा, ये वाला, यस सर, बी का, और ये ए जो जुड़ा हुआ है ये बॉन्ड टूटेगा, इससे आकर के ये अप्रोच हो गया, यस सर। क्या होगा इसमें, AB2 और ये AA एज इट इज, ओके। यहाँ पर देखिए आप AB AB2, यस,
यहाँ पर देखो कोलिजन जो हो रहा है ये इम्प्रॉपर हो रहा, ए और ए के बीच में कोलिजन हो रहा है। यस सर, है ना। तो इम्प्रॉपर कोलिजन होने के कारण जैसा रिएक्टेंट था वैसा ही प्रोडक्ट, बराबर है ना, ए बी और ये ए टू बी। यस सर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यहाँ पर एज इट इज है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। क्या सुनिए, क्या प्रॉपर ओरिएंटेशन कैसा होगा। देखिए, अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, H2 प्लस I2, H2 प्लस I2। यस सर, तो यहां पर देखिए कोलिजन कैसा होगा। अगर इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा तो ये I और ये H एज इट इज रह जाएगा। कोलिजन कैसा होना चाहिए, ये I बॉन्ड I। यस सर, ओके, इसका कोलिजन इसके साथ में, इसका कोलिजन इसके साथ में, तो बॉन्ड टूटेगा और HI ये तैयार कर देगा। क्या तैयार करेगा, HI। ऐसा ही सेम कंसेप्ट है, जब यहाँ पर AB और A2B इसके बीच में कोलिजन होगा, अगर प्रॉपर सही ओरिएंटेशन होता है तो तभी प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं होगा। ओके, A2B, यस सर, ये AB2 और ये A2, यस सर, है ना। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन जैसा रिएक्टेंट था वैसा ही प्रोडक्ट। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास दो कंटेनर है, एक में वाटर, एक कंटेनर में वाटर, दूसरे कंटेनर में भी वाटर। ओके, अब क्या किया आपने, क्या एक कंटेनर में आपने शुगर डाल दिए और दूसरे कंटेनर में आपने आयरन का पाउडर डाल दिए। मान लीजिए आप कुछ उसके पार्टिकल्स डाल दिए, पाउडर डाल दिए। ओके, देखिए कोलिजन यहाँ पर भी हो रहा फर्स्ट कंटेनर में और सेकंड कंटेनर में भी कोलिजन हो रहा। यस, लेकिन शुगर और वाटर, ओके, शुगर और वाटर इन मॉलिक्यूल के बीच में सही ओरिएंटेशन हो रहा। क्या हो रहा बताइए आप, सही ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन हो रहा, उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही, तभी वो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगा, अदरवाइज केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। ओके, ध्यान से देखना, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, आयरन प्लस वाटर, यहाँ पर तो कोलिजन हो रहा था। ओके, और हमने ये भी पढ़े क्या, एक ml सॉल्यूशन के अंदर, है ना, हर सेकंड में कितना कोलिजन होता, 1 × 10⁻27, बराबर है, लाखों करोड़ों कोलिजन होंगे। मतलब वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन से कई गुना ज्यादा, मोर देन टाइम्स कोलिजन रेट रहेगा, फिर भी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा। क्योंकि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए 3 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन जो हमने पढ़े हैं, द कोलिजन बिटवीन रिएक्टर मॉलिक्यूल इज नेसेसरी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, द काइनेटिक एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। एंड थर्ड, the proper orientation between reactor molecule is also necessary। मतलब रिएक्टर मॉलिक्यूल के बीच में प्रॉपर ओरिएंटेशन होना भी जरूरी है, तब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगा, अदरवाइज केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, तो आपको प्रॉपर ओरिएंटेशन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, इट इज डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। इसमें पहला फैक्टर ये है, देखो, कोलिजन बिटवीन reactant molecule, collision between reactant molecules are necessary। ये तो बेसिक कंडीशन है, जब तक के कोलिजन नहीं होगा तब तक के रिएक्शन होने के चांसेस नहीं होते। ओके, कोलिजन बिटवीन रिएक्टर मॉलिक्यूल आर नेसेसरी। दूसरा ये है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टर मॉलिक्यूल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ reactant molecule, okay, should be greater than or equal to activation energy। okay, रिएक्टर मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी जो है ये ज्यादा होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी के। ओके, तीसरा रीजन ये है क्या, द प्रॉपर ओरिएंटेशन बिटवीन रिएक्टर मॉलिक्यूल आल्सो नेसेसरी। सुनिए, द proper orientation between reactant molecule are also necessary। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में प्रॉपर ओरिएंटेशन होना ये भी जरूरी है। ओके, और देखो यहाँ पर रिएक्टर मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी ये इक्वल टू और ग्रेटर देन होना चाहिए, बताइए किससे, एक्टिवेशन एनर्जी से। मतलब रिएक्टर मॉलिक्यूल का जितना कम काइनेटिक एनर्जी होगा
उसका पोटेंशियल एनर्जी बैरियर्स उतना कम होगा, और जितना कम पोटेंशियल एनर्जी बैरियर्स होता है वो रिएक्शन उतना फास्ट कंप्लीट होगा। ओके, तो देखो किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए 3 चीजें होना जरूरी है। ओके, याद रखेंगे आप? यस। इसके बाद देखिए डी इसमें टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी बैरियर्स। पोटेंशियल एनर्जी बैरियर्स। ओके, यहां पर देखो रिएक्शन कंप्लीट होने में एक रुकावट आती है, कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी की। मान लीजिए एक रिएक्शन लिखा मैंने B प्लस AC। ओके, बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। क्या देगा ये? BA प्लस C बराबर है। मतलब यहां पर क्या हुआ होगा? सुनिए, A और C इसका बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ होगा। यस सर, ब्रेक डाउन हुआ। और BA इसका बॉन्ड फॉर्मेशन हो। यस सर, मतलब AC का बॉन्ड टूटा और BA का बॉन्ड तैयार हो गया। यस, सुनिए पोटेंशियल एनर्जी बैरियर्स। सुनिए B प्लस AC, सबसे पहले ये ऐसा बनाऊंगा BA और ये C। यहां ये होगा ट्रांजिशन स्टेट और ये है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट तैयार हो जाएंगे इसमें BA प्लस C। यस सर, BA और प्लस C। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको मैं ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। अभी तो यहाँ पर हमने ये प्रूफ कर लिए। यस सर, और प्रॉपर ओरिएंटेशन ये भी बता दिया मैंने आपको। यस सर, काइनेटिक एनर्जी ये भी समझाना बाकी है। पोटेंशियल एनर्जी बैरियर्स के ग्राफ में आपको समझाता हूँ। ओके, चलिए ध्यान से देखिए। चलिए पोटेंशियल एनर्जी बैरियर्स। यस सर, बैरियर्स रुकावट। ओके, और रुकावट यहां पर क्या आता है? ट्रांजिशन स्टेट आता है। क्या आता है बताइए? ट्रांजिशन स्टेट। ओके, सुनिए ट्रांजिशन स्टेट। यस, चलिए ध्यान से देखिएगा। ये है रिएक्शन इन कोऑर्डिनेशन। रिएक्शन इन कोऑर्डिनेशन, और ये है पोटेंशियल एनर्जी। सुनिए आप, ग्राफ क्या है? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन इन कोऑर्डिनेशन। मान लीजिए आप यहाँ पर ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। सुनिए आप, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब देखिए ये रिएक्टेंट का एनर्जी और प्रोडक्ट का एनर्जी कब, देखो यहाँ पर प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। अभी हमें उससे कोई लेन देन नहीं है। सुनिए ध्यान से देखिएगा, ये लिखे बेटा यहाँ पर B प्लस AC। यस सर, सबसे पहले तैयार हुआ ट्रांजिशन स्टेट B डैश A डैश C। ये है ट्रांजिशन स्टेट जिसे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ओके, ये है B प्लस AC, ये है रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट क्या बना है? BA। यस सर, BA प्लस C। ओके, ये है डेल्टा H जिसे हम हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यस सर, और रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे कहते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर फ्रॉम रिएक्टेंट टू ट्रांजिशन स्टेट कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ इसे। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ध्यान से देखिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर फ्रॉम रिएक्टेंट टू ट्रांजिशन स्टेट कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। यस सर, ओके, ये एक्टिवेशन एनर्जी, और ये है ER एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये है EP एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। सुनिए, प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो टॉपिक अलग है। ठीक है ना? तो एक्टिवेशन एनर्जी किसको बताया हमने? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर फ्रॉम रिएक्टेंट टू ट्रांजिशन स्टेट कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा, यहां से
ये ऊपर तक के ये होता है ET। यस सर, इसे कहेंगे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलेंगे इसे हम? थ्रेशोल्ड एनर्जी। यस सर। सो थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू, बेटा आप ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या क्या आ रहा है इसमें? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यस सर, प्लस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। सो एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू द, यस सर, EP माइनस ER। ठीक है, अब जो चीजें मैंने आपको बताया हूं सुनिए। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो इसका कन्वर्जन किस में होगा? ट्रांजिशन स्टेट में। किस में? ट्रांजिशन स्टेट में। फर्दर कन्वर्जन होगा प्रोडक्ट में। ओके, अब जितना कम एक्टिवेशन एनर्जी होगा उतना रैपिडली हम रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में कर सकते हैं। मतलब जितनी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही कम बराबर क्या रहेगा? एक्टिवेशन एनर्जी, और वो रिएक्शन उतना फास्ट होगा। यस, सुनिए, ट्रांजिशन स्टेट किसको बोलते हैं हम? जिसे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे। द स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल दैट पजेस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। मॉलिक्यूल का वो स्टेट जहां पर एनर्जी का अमाउंट सबसे ज्यादा हो उसे कहेंगे हम ट्रांजिशन स्टेट। ओके, द स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल दैट पजेस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ओके, तो कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। जितना कम काइनेटिक एनर्जी होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास तो पीक उतना छोटा बनेगा बराबर, और जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा उतना बड़ा पीक तैयार होगा। इसलिए मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये शुड बी मिनिमम, है ना। काइनेटिक एनर्जी जो है इसके लिए कम से कम चाहिए। ओके, और ये भी बताया मैंने आपको कि द काइनेटिक एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब जितना कम काइनेटिक एनर्जी रहेगा उतना ही कम एक्टिवेशन एनर्जी होगा। यस सर, ठीक है, और वो रिएक्शन उतना रैपिडली होगा। याद रखेंगे आप? यस, चलिए ध्यान से देखिए। आई होप यहां तक के तो आपको समझ में आ गया होगा, ये बेसिक बेसिक बातें थी। यस, सुनिए, अब यहां लिखिए हमने कोलिजन रेट। कोलिजन रेट मैंने आपको शुरुआत में बताया, कोलिजन टकराव। टकराव किसके बीच में हो रहा है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में, है ना। और कौन सा है? बाय मॉलिक्यूल है ये। ओके, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। collision rate is directly proportional to the concentration of reactant। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में देखो, हाँ, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होगा। कोलिजन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। यस, चलिए अब मैंने यहाँ पर क्या किया हूँ? कोलिजन रेट, ध्यान से देखिए बेटा, कोलिजन रेट इज इक्वल टू द Z कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AC। यस सर, और Z रहेगा यहां पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन के साथ साथ उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी भी मैच होना चाहिए, तभी केमिकल रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज हमने ये पढ़े हैं क्या, 1 ml अगर सॉल्यूशन हो तो 1 सेकंड के अंदर कितना कोलिजन हो बताइए आप? 10⁻27 बराबर है ना। मींस वो रिएक्शन कितने सेकंड में कंप्लीट होना चाहिए? 10⁻⁹ सेकंड में कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर कोलिजन रेट के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी मैच होनी चाहिए, मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मैं एक काम करता हूँ, ये देखो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके Z लगा दे यहाँ पर। यस सर, ओके। अच्छा देखो, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में जितना कोलिजन होगा क्या उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कोलिजन के साथ साथ हमें चाहिए प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्या चाहिए? प्रॉपर ओरिएंटेशन और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। क्या चाहिए? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। सुनिए आप, तो हम एक काम करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द P इंटू F इंटू Z कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AC। ध्यान से देखना बेटा, कैसे बता रहा हूं मैं आपको। P है यहाँ पर प्रॉपर ओरिएंटेशन, पढ़े हमने जस्ट सर अभी। यस, अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तभी रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं, कोलिजन से काम नहीं चलता। ओके, F है यहाँ पर फ्रैक्शन है, कोलिजन ऑफ फ्रैक्शन। F रहेगा कोलिजन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन, फ्रैक्शन
ऑफ कॉलिजन। ओके, देखो कॉलिजन जो है रिएक्टर मॉलिक्यूल के बीच में तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बहुत रेयर ऐसा फ्रैक्शन होता है क्या जिसके कारण है ना प्रोडक्ट तैयार होता है। यस सुनिए, तो इतनी कंडीशन है जो मैं आपके सामने लिखा हूं, प्रॉपर ओरिएंटेशन, फ्रैक्शन ऑफ कॉलिजन और जेड क्या बेटा यहाँ पर बताइए, कॉलिजन रेट, ये सारी चीजें। यस सर, और फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इज इक्वल टू द, लिख सकते हैं हम ऐसा यहाँ पर, ई रेज़ टू द पावर ई ए अपॉन आर टी। क्या बताइए, ई रेज़ टू द पावर ई ए अपॉन आर टी। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, फ्रैक्शन ऑफ कॉलिजन ये है। ओके, अब ये ध्यान से देखिएगा, P इंटू जेड प्रॉपर ओरिएंटेशन इंटू जेड कॉलिजन रेट, दैट इज ए रहेगा इसमें फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। यस सर, और इसे हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। यस सर, हम एक काम करते हैं बेटा, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द, यस सर है ना, अब ये पी जेड की जगह मैं ए लिख देता हूँ, यस सर, और ई एफ की जगह लिख दिया हूँ रेज़ टू द पावर ई ए अपॉन आर टी। यस सर, ठीक है ना। सुनिए, we know that rate of reaction is directly proportional to the rate of reaction is directly proportional to the temperature और K rate constant। ओके, तो आप ऐसा बता सकते हैं क्या रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट, एक ही बात है। तो मैं एक काम करता हूं यहाँ पर, ऐसा लिखा तो चलेगा, K इज इक्वल टू द ए ई रेज़ टू द पावर ई ए अपॉन आर टी, और यही है बेटा अर्हेनियस इक्वेशन। क्या बताइए, अर्हेनियस इक्वेशन। यस सर, अर्हेनियस इक्वेशन। सुनिए आप, ए तो लिख दिया मैंने यहाँ पर, यस, उसके बाद में ई लिखा नहीं, ई है बेटा इसमें एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक्सपोनेंशियल फैक्टर। आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट। यस सर, गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। यस सर, और टी होता है बेटा इसमें टेम्परेचर, ओके, इन केल्विन, टेम्परेचर में केल्विन में लेना है, और के क्या होता है, रेट कांस्टेंट। क्या होता है बताइए, रेट कांस्टेंट, याद रखेंगे आप। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये है ना, ए रेज़ टू द पावर क्या है बताइए, आर टी, मीन्स आर आर इज इक्वल टू द ए रेज़ टू द पावर आर टी, और के इज इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर ए अपॉन आर टी। यहाँ से अर्हेनियस इक्वेशन आई। ओके, ये है अर्हेनियस इक्वेशन, है ना, के इज इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर ए अपॉन आर टी। ठीक है, चलिए, तो आई होप यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या आपको? चलिए, अब अर्हेनियस इक्वेशन में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्या टेम्परेचर पर देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की गति, स्पीड, रफ्तार पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, जैसा इससे पहले हमने पढ़े हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कॉन्सेंट्रेशन, बराबर है। तो यहाँ पर देखो, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन था, बराबर है, और यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, इससे पहले हमने पढ़े थे कि रिएक्शन की गति पर कॉन्सेंट्रेशन का क्या असर होता है, जिसमें जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जो मैं आपको पढ़ाया हूँ। अब आगे पढ़ेंगे हम कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो यहाँ तक के तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, K इज इक्वल टू द ए रेज़ टू द पावर e अपॉन आर टी। यस सर, ठीक है ना। चलिए, एक एक पॉइंट्स को आपको ऑब्जर्व करना है और अच्छे से इसको डिटेल पढ़ना है। यस, चलिए ध्यान से देखिएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन।
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की गति पर टेम्परेचर का क्या असर होता है। इससे पहले पढ़े थे हमने रिएक्शन की गति पर कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट और असर क्या होता है। यस सर, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, ध्यान से देखिए, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। समझ लीजिए बेटा, जनरली टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ उस रिएक्शन का गति, स्पीड और रफ्तार भी इंक्रीज होता है। जैसा आपने देखा होगा, कोल और ऑयल के जो रिएक्शन है नॉर्मल टेम्परेचर पर तो इंक्रीज नहीं होते, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। सुनिए आप, कोल एंड ऑयल आर इनर्ट, सुनिए, आर इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। यस सर, बट as increase temperature then rate of reaction also increases, बराबर ना। तो ध्यान से देखिए, जनरली आमतौर पर ऐसी होता है, कुछ इसमें एक्सेप्शन भी केसेस है। जनरली as increase temperature, as increase temperature, yes sir, as increase temperature then rate of reaction also increases, okay, or rate constant, or rate constant also increases। सुनिए, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ रिएक्शन की गति भी इंक्रीज होती है और रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होता है। इन शॉर्ट मींस टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। यस सर, और रेट कांस्टेंट जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यस सर, ये भी इंक्रीज होता है। ठीक है ना, मींस ध्यान से देखिए, जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कभी कभार 2 टाइम्स इंक्रीज होगा या फिर 3 टाइम्स इंक्रीज होगा। देखो, एज इंक्रीज टेम्परेचर कितना 10 डिग्री सेल्सियस, देन rate of reaction increases 2 or 3 times। ओके, ध्यान से देखिए, टेम्परेचर जब हम 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 टाइम्स इंक्रीज होता है। कितना? 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज होता है। यस सर, कब? जब हम यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। ओके, ध्यान से देखिए, मतलब ये फिक्स नहीं है, कभी 2 टाइम्स इंक्रीज होगा, कभी 3 टाइम्स इंक्रीज होगा। ओके, मतलब 2.25, 2.5 या फिर 3 है ना, 2.75 लगभग 2 और 3 के बीच में इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि जब हम टेम्परेचर यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस के साथ बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। यस सर, यहाँ तक के तो शायद आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद देखिए, टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे इसका हम, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ओके, सुनिए, टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू द K बाय K। यहाँ पर लेंगे T टेम्परेचर के लिए, और ये T प्लस 10 और ये डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर हम कितना बढ़ा रहे हैं, 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रहे। ओके, ये इसका रेशो T प्लस 10 है ना, डिग्री सेल्सियस, ये KT अपॉन KT। यस सर, इसको बोलेंगे हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ओके, तो यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब यहाँ पर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। यस, चलिए ध्यान से देखिए, तो देखिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट तो बताया मैंने आपको, है ना, T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस और ये अपॉन KT टेम्परेचर क्या में देंगे फिर डिग्री में। क्वेश्चन छोटा सा है, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। ओके, अभी हमने जस्ट ये भी देखी है कि रेट ऑफ रिएक्शन, ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ओके, जब यहाँ पर हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे
तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज 2, ओके, इफ रेट ऑफ रिएक्शन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज x, यहाँ टेम्परेचर बताते हैं हम, और यहाँ पर ROR 20 डिग्री सेल्सियस, कितने पर पूछा हमें, 60 पर, 30, 40, 50 और ये 60, यस, टेम्परेचर काय में है, डिग्री सेल्सियस में, यस सर, और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ, यस सर। तो यहाँ पर देखिए रेट ऑफ रिएक्शन मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पर कितना है, x है, यस सर, तो 60 पर कितना रहेगा, ये क्वेश्चन पूछा। तो देखिए यहाँ पर कितने फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है, 2, ओके, तो 30 पर रहेगा 2x, 40 पर रहेगा 4x, यस सर, डबल करते जाइए आप इसको, कितना 8x और ये 16x, देयरफॉर द रेट ऑफ रिएक्शन एट 60 डिग्री सेल्सियस इज 16x, बराबर है। ध्यान से देखिएगा यहां पर कितना है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज, ओके, 2, ओके, फिर बाद में इफ रेट ऑफ रिएक्शन, यस सर, रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा, एट 20 डिग्री सेल्सियस इज, ठीक है, अच्छा 20 डिग्री सेल्सियस पर x है, ओके, तो 30 पर 2x, 40 पर 4x है ना, 50 पर 8x और 60 पर 16x, यस सर, ये डबल होते जा रहा, ओके। चलिए तो यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ ये जो चीजें बताई थी कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा, कितने फैक्टर से ये इंक्रीज होगा, 2 और 3 टाइम्स, ओके, ध्यान से देखिए आप, 2 और 3 टाइम्स ये इंक्रीज होगा, ये बता देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर ये बताया इसने कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज होगा, 2 और 3 टाइम्स, लेकिन एग्जैक्ट और एक्यूरेट वैल्यू नहीं बताया, एग्जैक्ट और एक्यूरेट वैल्यू बताया था अर्हेनियस ने, तो इसलिए नेक्स्ट टॉपिक है अर्हेनियस इक्वेशन। सुनिए अर्हेनियस इक्वेशन, अर्हेनियस इक्वेशन ये रिलेशनशिप बताएगा किसके बीच में, टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट। मतलब यहां पर एक शब्द तैयार हो रहा है, टीक है ना, सागवान, टेक्टेनोग्रेंडिस, ओके, बॉटनिकल नेम। ध्यान से देखिएगा कि ऐसा इक्वेशन जो टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशनशिप बताता है, उस इक्वेशन को हम अर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं। द इक्वेशन दैट शोज relationship between activation energy, temperature and rate constant are called as Arrhenius equation. सुनिए, the equation that show relationship among, है ना, 3 है ना यहाँ पर, among, बोलो, temperature, activation energy and rate constant called as Arrhenius equation, ओके। तो जो एग्जैक्ट और एक्यूरेट जो बताया कंसेप्ट के जहां पर कितना रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, कितना के इंक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा, तो अर्हेनियस ने बताया और इक्वेशन हम पढ़े हैं कि k इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर ई ए अपॉन आर टी, यस सर, k is equal to AE raised to the power EA upon RT, yes sir। अब एक काम करते हैं, इसका हम ln लेते हैं, taking ln natural log ln k is equal to ln A, yes sir, ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, प्लस ln, yes sir। तो एक काम करेंगे, ये माइनस इधर बाहर आ जाएगा, ई ए अपॉन आर टी एल एन, यस सर, ई, ओके, एल एन ई ये हो जाता है 1, कितना हो जाएगा 1। ध्यान से देखिए, एल एन ई मतलब लॉग बेस 10, यस सर, लॉग बेस 10, और 10 का लॉग कितना होता है, 1 होता है, यस। चलिए ध्यान से देखिएगा, सुनिए, यहां तक के तो आप समझ गए होंगे, यस सर। देखिए एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, बिकॉज एल एन ई इज इक्वल टू 1, मतलब ये होगा
लॉग बेस 10 इज इक्वल टू 1। यस सर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा। ओके, आई होप यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गया होगा। यस सर, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। यस सर, एक काम करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। किसके बीच में? ln k वर्सेस ओके 1/t टेम्परेचर। सुनिए, ये कहाँ पर है? ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। यस सर, तो हम क्या करेंगे? सुनिए, यहाँ पर ई ए अपॉन आर इंटू 1/t कर देंगे। यस सर, है ना? ऐसा नहीं लिख करके सुनिए, माइनस ई ए अपॉन आर ओके इंटू 1/t। यस सर, प्लस ln a। ओके, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यस सर, y एक्सिस पर क्या रहेगा? ln k, और x एक्सिस पर क्या रहेगा? 1/t। यस सर, और y इंटरसेप्ट क्या है? ln a। यस सर, सुनिए, तो ये रहेगा ln a टोटल इतना ln a, और स्लोप क्या रहेगा? स्लोप इज इक्वल टू द माइनस ई ए अपॉन आर। यस सर, ई ए अपॉन आर। तो यहां तक क्या आपको समझ में आ गया होगा? यस सर, ठीक है ना? एक काम करते हैं, इसका log बेस 10 लेंगे, टेकिंग log बेस 10 बोथ साइड। ओके, ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन का हम log बेस 10 लेंगे दोनों साइड में। ओके, सुनिए, टेकिंग log बेस 10 बोथ साइड। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, टेकिंग log बेस 10 बोथ साइड, दोनों साइड में लेंगे। बताइए आप, log बेस 10 k इज इक्वल टू log बेस 10 a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। यस सर, मल्टीप्लाई करेंगे किस बराबर? 2.303 बाद में कैंसिल हो जाएगा बाय 2.303 आर टी। यस सर, यहाँ तक के आई होप आपको तो समझ में आ गया होगा। यस सर, log बेस 10 k इज इक्वल टू log बेस 10 a माइनस ई अपॉन आर टी। बस यही इक्वेशन को लिखा मैंने ln हटा करके। यस सर, ln रिप्लेस करके हम क्या लगाते हैं? log बेस 10। यस सर, और एक कांस्टेंट कीमत 2.303। यस, किसके साथ में? कांस्टेंट के साथ। यस, चलिए इसके बाद देखिए, अर्हेनियस इक्वेशन एंड टेम्परेचर वेरिएशन। अर्हेनियस इक्वेशन एंड टेम्परेचर वेरिएशन। अर्हेनियस इक्वेशन एंड टेम्परेचर वेरिएशन। सुनिए, हाँ, यहां पर अगर टेम्परेचर में चेंज आए, टेम्परेचर चेंज हो, तो के भी चेंज होगा, रेट कांस्टेंट है ना? व्हाई? बिकॉज टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, और ये काय के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? काय के। यस सर, सो log बेस 10 k1 इज इक्वल टू log बेस 10 a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी 1, इक्वेशन नंबर 1। यस सर, log बेस 10 k2 इज इक्वल टू log बेस 10 a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी 2। यस, इक्वेशन नंबर सेकंड। सब्सट्रैक्शन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सुनिए, सब्सट्रैक्शन कौन सा? इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को हमें माइनस करना है। log बेस 10 k2 माइनस log बेस 10 k1। यस सर, इज इक्वल टू, है ना? log बेस 10 a में से माइनस करेंगे, log बेस 10 a चला गया। यस सर, ये माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी 2। यस सर, माइनस इंटू माइनस प्लस ई ए अपॉन 2.303 आर टी 1। यस सर, ओके, यहाँ log का फॉर्मूला यूज किया हमने। log बेस 10 k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू, यस सर, बताइए कॉमन लेंगे हम, ई ए अपॉन 2.303 और ये r। यस सर, इनटू, यस, ये है, यहाँ पर क्या बचा है? 1/t2, ये 1/t1। मैं एक काम करता हूँ, प्लस वाला पहले लिखा जाए तो 1/t1 माइनस 1/t2, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं।
log base 10 K2 upon K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 और ये R, यस सर, T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ओके, चलिए यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया? मतलब यहाँ पर देखो लोअर टेम्परेचर के लिए T1 यूज करेंगे हम और हायर टेम्परेचर के लिए T2। मतलब K1 किसके रिस्पेक्ट में रहेगा? T1 के, और K2 किसके रिस्पेक्ट में रहेगा? T2 के रिस्पेक्ट में। यस सर, ओके, यहाँ तक के समझ गया? ओके, उसके बाद देखिए जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ओके, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो माइनस EA अपॉन RT ये भी इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ये भी इंक्रीज होगा और K ये भी इंक्रीज होगा, बट EA अपॉन RT ये डिक्रीज होगा। ध्यान रखिए आप, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ, ओके, माइनस EA अपॉन RT इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, यस सर, और K भी इंक्रीज होता है, लेकिन EA अपॉन RT ये प्लस वाला है, ये डिक्रीज होगा। ओके, ध्यान रखेंगे आप, अरेनियस इक्वेशन एंड टेम्परेचर वेरिएशन, log base 10 K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R into T2 minus T1 upon T1 into T2। यस सर, चलिए तो यहाँ तक के तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखिए मैं आपको ग्राफ समझाता हूँ, किसका ग्राफ अब हम समझेंगे, log base 10 K, यस सर, वर्सेस 1/T। सेम ग्राफ है ना जो मैं जस्ट ड्रॉ किया हूं, log base 10 K log base 10 K वर्सेस 1/T। यस सर, log base 10 K इज इक्वल टू, यस सर, क्या है, log base 10 A माइनस EA अपॉन RT है ना 2.303, तो माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/T, यस सर, प्लस, यस सर, log base 10A y इज इक्वल टू mx प्लस c। वाई एक्सिस पर क्या रहेगा बताइए आप? देखिए छोटा सा ग्राफ 1/T, यस सर, और ये log base 10 के, वाई एक्सिस पर log base 10 के, और x एक्सिस पर क्या है 1/T, यस सर, और m क्या है इसमें, ये है ना, और c, यस, y इंटरसेप्ट log base 10A। सो log base 10A सेम ग्राफ अभी जो हम पढ़े हैं, यस, और स्लोप नेगेटिव रहेगा सर, स्लोप नेगेटिव, यस सर, माइनस EA अपॉन 2.303 और ये R। ओके, इसके बाद देखिए K वर्सेस टेम्परेचर वाला हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये एक्सपोनेंशियल रहेगा ऐसा। ओके, K वर्सेस टेम्परेचर, यस सर, ध्यान रखेंगे बेटा, ये एक्सपोनेंशियल रहेगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। ओके, ध्यान रखिएगा। ओके, इसके बाद देखिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन, ओके, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। काइनेटिक एनर्जी 10, 20, 30, 40, 50, ये जूल में ले रहे हैं, 10, 20, 30, 40, ओके, 50 है ना, काइनेटिक एनर्जी इन जूल पर मोल, यस सर, ठीक है, ध्यान से देखिए आप, ओके, समझ लीजिए, यहां रहेगा इसका एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, यस सर, ये दो अलग अलग टेम्परेचर के लिए, ये T1 के लिए, ये T2 के लिए, यस सर, ये रहेगा बेटा, ध्यान से देखिए, ये रहेगा मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। ओके, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हाई टेम्परेचर के लिए, ओके, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ एक्टिवेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगा, और हाई टेम्परेचर के लिए T1 ज़्यादा रहता है T2 से,
ओके, मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ उसका एक्टिवेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगा। यस सर। क्यों एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा। यस सर। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ओके, अब यहाँ पर अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा मॉलिक्यूल का, तो उस मॉलिक्यूल का एक्टिवेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगा। ओके, सो T2 इज ग्रेटर देन T1, ये होगा इसका ग्राफ। ओके, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। ओके, याद रखेंगे आप। तो देखिए मैंने आपको कंसेप्ट क्या बताया था कि जनरली टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ ओके रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है, लेकिन मैंने ये बताया आपको जनरली, है ना। कुछ एक्सेप्शन एग्जांपल ऐसी है कि जहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज भी हो सकता है। सुनिए आप, ध्यान से देखिए, समझ लीजिए। कुछ एक्सेप्शन एग्जांपल है। यस सर, कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ एक्सेप्शन एग्जांपल, एक्सेप्शन एज इंक्रीज टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो, देखो एज इंक्रीज टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन मे बी डिक्रीजेस, मे बी डिक्रीज्ड, सॉरी मे बी डिक्रीज, डिक्रीज भी हो सकता है। ओके, पहला है इसमें बेटा ध्यान से देखिए, हाँ पहले इसमें बैक्टीरियल डीकंपोजिशन, बैक्टीरियल डीकंपोजिशन। ओके, देखिए हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पर बैक्टीरिया पर कोई असर नहीं होता। एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर there is no effect on bacteria decomposition। सुनिए, यहां पर लिखिए हमने रेट, चलिए K वर्सेस T ले लेंगे, टेम्परेचर K वर्सेस टेम्परेचर। सुनिए, है ना, ये रहेगा TI इन्वर्जन टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ इसका रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज हो गया। ओके, और हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट कांस्टेंट डिक्रीज। यस, एट 45 डिग्री सेल्सियस, एट 45 डिग्री सेल्सियस पर होगा। ओके, तो ध्यान से देखिए, ये लगातार इंक्रीज तो नहीं हो रहा। यस सर। दूसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करेंगे हम तो ये तैयार करेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यस सर। ओके, ये K वर्सेस टेम्परेचर। यस सर, इसका ग्राफ ऐसा आ जाएगा, निगेटिव स्लोप दिए गए। ओके, रेट मतलब यहाँ पर डिक्रीज हो रहा। ओके, नेक्स्ट K बताइए आप या फिर रेट बताइए। ओके, नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, थर्ड रेट भी लिखे तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, एक ही बात है। चलिए यहाँ तक के समझ गया। उसके बाद देखिए, हाँ एक्सप्लोजन, जो रिएक्शन एक्सप्लोजन वाले होते हैं, एक्सप्लोजन रिएक्शन जहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ पहले रेट इंक्रीज हुआ, कांस्टेंट था, बाद में इंक्रीज हो गया। यस सर, राइट, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, देखिए इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो। ओके, तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर को कंप्लीट कर दें। ओके, चलिए बाय।